हेलो एवरीवन, मैं विजय चंद्रा आप सबका आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मेंस के टॉपिक पे बारे में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, हमारे सीजीपीएससी जो मुख्य परीक्षा है उसमें मैथ्स का जो सिलेबस है और उसका जो वेटेज है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और उसी से रिलेटेड मैं एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आप सबको पता है सिलेबस, जो बच्चे मेंस की मुख्य परीक्षा दिला रहे हैं, सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा, उसमें मैथ्स का जो नंबर है वो 50 नंबर का है, मैक्सिमम 50 नंबर का वेटेज है। और उसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल एक बुक से कवर करना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 50 नंबर का है मैक्सिमम। उस 50 नंबर के क्वेश्चन के अंतर्गत आपको 3-4 वैरायटी के टाइप्स मिलेंगे, जिसमें 2 नंबर के प्रश्न रहते हैं, उनमें 4 नंबर के ही प्रश्न मिलेंगे, आपको 8 नंबर का ही प्रश्न मिलेगा और 10 नंबर का ही प्रश्न मिलेगा, ठीक है। ऐसा करके इस प्रकार से आपको अलग अलग नंबरों के अलग अलग हिसाब से प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर मैं मेंस का एक टॉपिक है वाणिज्य गणित, उसके बारे में चर्चा करूं तो वाणिज्य गणित से अगर सवाल आता है मुख्य एग्जाम में तो या तो वो 4 नंबर का रहेगा, या तो 8 नंबर का रहेगा, या तो 10 नंबर का रहेगा। 4 नंबर से कम के क्वेश्चंस पर्टिकुलर वाणिज्य गणित टॉपिक में नहीं मिलेगा। मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, मतलब अभी डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन पार्ट में मैं जो मुख्य जो टॉपिक है जिनसे आपको कठिनाई होता है उनके बारे में बीच बीच में वीडियो आपको देते रहूँगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यहाँ पर वाणिज्य गणित, तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं एक छोटा सा वाणिज्य गणित में क्या क्या पढ़ना है ये चीज़ मैं आपको बता दूं। देखिए, आज का टॉपिक है वाणिज्य गणित ना। वाणिज्य गणित, इसके अंतर्गत हम लोग 4 चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वो 4 कौन कौन सी बातें हैं जिनके बारे में जानना है, क्या क्या हमसे पूछा जाएगा। तो पहला तो है हमारा बचत खाता, जिसके बारे में सवाल आता है, बचत खाता के बारे में जानने के लिए मिलेगा। दूसरा चीज़, बचत खाता को ही सेविंग अकाउंट बोलेंगे, सेविंग अकाउंट। दूसरा इसमें जानने वाला बात है, आपको यहाँ पर सावधि जमा खाता बोलेंगे, सावधि जमा खाता, जिसको एफडी बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। तीसरा मैं यहाँ पर बात करूँ तो तीसरा है आवर्ती खाता, आवर्ती खाता, या फिर इसी को बोलते हैं रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट। और चौथा जो इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, टैक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, कर, ठीक है। टैक्स, कर के बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे। तो वाणिज्य गणित मुख्य परीक्षा में सिलेबस है, उस वाणिज्य गणित के अंतर्गत इन 4 चीज़ों के बारे में हमको जानना होता है। पहला सेविंग अकाउंट, दूसरा सावधि जमा खाता, तीसरा आवर्ती खाता और चौथा टैक्स, ठीक। तो लगभग इन चारों टॉपिक को कंप्लीट कराने में मुझे कम से कम 180 मिनट अर्थात 3 घंटे का समय लगेगा, अगर मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो इसमें, ठीक है। ये तो देखिए, यहाँ पर खाते के प्रकार है एक्चुअल में, बचत खाता, सावधि जमा खाता, आवर्ती खाता, तीनों बैंक से जुड़े हुए हैं और टैक्स हमारा टैक्स डिपार्टमेंट से है ना। देखिए, यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाएगा कि जो बचत खाता रहता है उस बचत खाता में ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किस बेसिस पर ब्याज को हमको निकालना होता है, क्या रहता है, क्या तरीका होता है, कैसे मूलधन निकालते हैं और किस हिसाब से उनका ब्याज कैलकुलेट होता है। उसी प्रकार से एफडी की यदि बात करूँ, मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करूँ, सावधि जमा खाता का, तो उसमें भी एफडी में भी हमें कैसे ब्याज मिलता है इसके बारे में हमको जानना है। और रिकरिंग डिपॉजिट जो कि आवर्ती खाता है, इसके बारे में भी कैसे ब्याज निकालते हैं ये जानना है। तो ये तीनों चीज़ें ब्याज से संबंधित है, बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती जमा खाता। और ये चौथा जो है टैक्स है, ये टैक्स किस मतलब किन किन चीज़ों को ध्यान में रख करके टैक्स भरा जाता है, ठीक है जी। तो किसका इनकम कितना है उसके हिसाब से उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर उसने कहीं पर मतलब अगर चैरिटी में दान किया है जैसे कुछ भी, ठीक,
तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, क्या उसको रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, रिडक्शन होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बेसिक जानकारी आपसे पूछ लेता है। ठीक, तो मेन यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो न्यूमेरिकल के फॉर्म में बनेंगे, थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेगा। तो ये जो 3 प्रकार का जो आप देख पा रहे हो, बचत खाता, सावधि खाता, आवर्ती खाता, मैं इनके बारे में पहले चर्चा कर रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ टैक्स के बारे में। टैक्स के बारे में हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अभी हम लोग इस वीडियो में पूरा बचत खाते में कैसे ब्याज कैलकुलेट होता है इसके बारे में जानेंगे, और जो बेसिक डिफरेंस होता है बचत खाता, सावधि खाता और आवर्ती खाता, इनके बारे में आपको मैं बेसिक एक इंफॉर्मेशन टच कर रहा हूँ। देखिए, सुविधा के हिसाब से खातों को 2 प्रकार के बांटा गया है। अगर आप बैंक में जाएंगे और पूछेंगे बैंक वालों से कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं घर के, तो मुख्यतः 2 प्रकार के बताएंगे, लेकिन मैं आगे चल करके मैं बताऊंगा अपनी सुविधा के हिसाब से हम लोग उसको 4 प्रकार से डिवाइड किए हैं। तो मैं बैंक क्या बोलता है और हम लोग क्या बोलते हैं ये दोनों बता दे रहा हूँ, उसमें आपको डाउट नहीं होगा। तो जैसे कि खाता के प्रकार अगर देखा जाए ना मुख्यतः खाता 2 प्रकार का होता है। खाता जो है हमेशा 2 प्रकार का रहेगा। एक तो होता है बचत खाता जिसको बोलते हैं बचत खाता, ठीक है, और दूसरा चालू खाता। ऐसा बैंक वालों का कहना ये होता है, बचत खाता होता है और दूसरा होता है चालू खाता। लेकिन मैं आपको अपनी सुविधा के हिसाब से बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगा। खाता को ना मैं 2 भागों में डिवाइड किया हूँ, लेकिन ये 2 भाग ये इस हिसाब से है, अपने हिसाब से। यहाँ पर ना डिमांड के हिसाब से मैं डिवाइड किया हूँ खाता को, डिमांड के हिसाब से, और दूसरा टाइम एंड टर्म्स के हिसाब से, टाइम एंड टर्म्स के हिसाब से। ठीक, 2 प्रकार से मैं खाता को डिवाइड किया हूँ। तो बैंक वालों से पूछोगे तो खाता मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, बोलेंगे बचत खाता और चालू खाता, ठीक, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। लेकिन हम लोग यहाँ पर पढ़ने के हिसाब से आपको मैं बता रहा हूँ, खाता जो है 2 प्रकार से डिवाइड करेंगे, एक डिमांड खाता, डिमांड, और एक बोलते हैं डिमांड के हिसाब से, और दूसरा टाइम एंड टर्म्स के हिसाब से। देखिए, डिमांड के अंतर्गत 2 प्रकार के खाते आएंगे। पहला होगा सेविंग अकाउंट जिसको बचत खाता बोलेंगे, सेविंग अकाउंट जिसको बचत खाता बोलेंगे, और दूसरा आता है चालू खाता जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में बेसिक अंतर सुनिए। 2 प्रकार का खाता लाने के यहाँ पर क्या उद्देश्य रहा है, ठीक है, एक ही प्रकार के खाते से क्यों काम नहीं चला। तो देखिए, कोई भी चीज़ में अगर उसमें अगर वेराइटीज निकल रहा है, इसका मतलब है कि वहाँ पर सुविधा को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर हर एक चीज़ एक ही में लाद देंगे तो काफ़ी सारा चीज़ बर्डन हो जाएगा, संभाल नहीं पाएगा। तो इसीलिए ना ब्रांच बनाते हैं। तो देखिए, खाता को भी 2 प्रकार से बांटने का मतलब है कि आदमी के ज़रूरतों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। देखिए, दोनों में क्या अंतर है, बेसिक अंतर बता रहा हूँ मैं, बचत खाता और चालू खाता, और कौन बचत खाता ओपन कराता है, कौन चालू खाता ओपन कराता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जो बचत खाता होता है वो आम लोगों के लिए रहता है, नॉर्मल, जैसे कि मैं हो गया, आप हो गए, ठीक, ये बचत खाता खुलाते हैं। जैसे अगर आपका अकाउंट बना होगा किसी भी बैंक में और अगर ओपन होगा अकाउंट आपका, तो वो अकाउंट जो है 99% प्रोबेबिलिटी है आपका कि वो बचत खाता हो, ठीक। और चालू खाता किन के लिए रहता है, कंपनी वालों के लिए रहता है। जनरली जो कंपनी चलाते हैं, बड़े बड़े कंपनियां चलाती हैं, बड़े बड़े शेयर होल्डर चलाते हैं, ठीक, या फिर कहना चाहिए बड़े बड़े व्यापारी वर्ग होते हैं जिनको एक दिन में कई लाखों का मतलब ट्रांजैक्शन करना होता है, तो वो व्यक्ति क्या करते हैं, चालू खाता कराते हैं। ऐसा इसलिए है, जब हम लोग बचत खाता ओपन करते हैं, जैसे कि मेरा बचत खाता है, तो बचत खाता में ना कुछ चीज़ें लिमिटेशन दी गई हैं, कुछ लिमिटेशन है उसमें। क्या लिमिटेशन है, बचत खाता यदि आपने ओपन किया है तो बचत खाता में आप एक लिमिट अमाउंट से ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, पर्टिकुलर कोई दिन में, है ना। ऐसा आता है कि एक दिन में आप 1 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन दूसरे के अकाउंट में नहीं कर सकते, मतलब 1 लाख से ज़्यादा आप लेन देन नहीं करते। अलग अलग बैंक का अलग अलग रूल होता है। मैं आपको एक छोटा सा जनरल डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों में। तो बचत खाता में लिमिटेशन होता है, किसका लिमिटेशन होता है, ट्रांजैक्शन करने का। भाई अगर आपने एक दिन में 1 लाख रुपए निकाल लिया तो आप उस 24 घंटे के दौरान दोबारा अपने अकाउंट से आप और पैसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये होगा बचत खाता। लेकिन चालू खाता में क्या है, अगर कोई व्यापारी वर्ग है, व्यापार चला रहा है, तो उसको तो एक दिन में कई हज़ार का, कई लाखों का एक दूसरे को लेना देना लगा रहता है। तो अगर जहाँ पर बाउंडेशन नहीं होता, वो लोग मतलब जिनको बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत रहती है, वो व्यक्ति चालू खाता ओपन कराते हैं। और जिनको मतलब
सामान्य अगर लेन देन चलना है तो बचत खाता कराते हैं। तो मेन अंतर समझ में आया इसमें बचत खाता और चालू खाता में। बचत खाता में एक लिमिटेशन रहता है, एक प्रॉपर लिमिट तक ही आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेन देन कर सकते हो। और चालू खाता में कोई लिमिट नहीं रहता, आप एक दिन में लाखों क्या करोड़ों का आप लेन देन कर सकते हो। ठीक, तो जिनको जिनको मतलब दिन भर में कई ट्रांजैक्शन करने रहते हैं वो चालू खाता कराते हैं। अगर आपको भी ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो आप चालू खाता ओपन कराइएगा, बचत खाता आपको वहाँ से काम नहीं चलेगा। मेन डिफरेंस ये है ना। ठीक, और दूसरा चीज़ क्या है आपको ये बता दूं, बचत खाता अगर ओपन कराओगे तो बचत खाता में आपको ब्याज मिलता है, लेकिन यदि आपने चालू खाता कराया तो चालू खाता में आपको 1% भी ब्याज नहीं मिलेगा, कोई ब्याज नहीं मिलेगा। चालू खाता में चाहे आप 1 लाख के जगह में 1 करोड़ रुपया रख दो, चालू खाता से आपको पैसे मतलब चालू खाता में जो भी आपका पैसा जमा है उस पैसे पर बैंक आपको ब्याज नहीं देगी। लेकिन बचत खाता में यदि आपके खाते में यदि 10 रुपये भी आपका पैसा है तो 10 रुपये का भी बैंक आपको ब्याज देगी। तो बचत खाता में ब्याज मिलता है, चालू खाता में ब्याज नहीं मिलता। बचत खाता लिमिटेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन चालू खाता में कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कितने का भी लेन देन कर सकते हो। और बचत खाता नॉर्मल लोग ओपन कराते हैं, जबकि चालू खाता जिनको ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा करना रहता है, व्यापारी वर्ग, बैंक या फिर बड़े बड़े उद्योगपति, ये लोग चालू खाता ओपन कराते हैं। ये दोनों डिफरेंस समझ में आया। और डिमांड और टर्म्स क्या है मैं इसको बाद में क्लियर करूंगा। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं, एफडी के बारे में। तीसरा चीज़ है इसमें, तीसरा आएगा या फिर इसके अंदर टाइम एंड टर्म्स के अंदर पहला बोल सकूं मैं, तो इसके अंतर्गत आएगा सावधि जमा खाता, सावधि जमा, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, एफडी करा ले यार बोलते हैं। और दूसरा चीज़ आएगा इसके अंतर्गत आवर्ती खाता, रिकरिंग अकाउंट, आवर्ती खाता, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, ये दोनों को इस कैटेगरी में रखने का मेन उद्देश्य क्या है इसके बारे में जानिए। टाइम एंड टर्म्स, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता, देखिए दोनों खाता ना एक समय के लिए ही बनते हैं। सावधि जमा खाता अगर आप एफडी करा रहे हो कोई अमाउंट का तो पर्टिकुलर समय तक आपको बैंक में पैसा रखना पड़ेगा। उसी प्रकार से आवर्ती खाता भी यदि आपने ओपन कराया है तो आवर्ती खाता में भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक ही पैसा को रखना होगा। वो टाइम कुछ भी हो सकता है, 10 दिन से लेकर के 7 दिन से लेकर के 10 साल तक का समय हो सकता है, दोनों में, आवर्ती खाता में भी और सावधि खाता में भी। तो अगर कोई अमाउंट प्रॉपर टाइम के लिए अगर बैंक में रखा जाता है तो उसके अंतर्गत 2 प्रकार के खाता खोले गए हैं, एक होता है एफडी और एक होता है आवर्ती। ठीक है, और यहाँ पर अब ये समझिए कौन एफडी कराता है और कौन आवर्ती खाता ओपन कराता है, फिक्स डिपॉजिट कौन कराते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट कौन करते हैं। देखिए यदि मान लिया जाए आपके पास एक साथ पैसा है, एक साथ सपोज 1 लाख रुपए का किसी को एफडी कराना है और 1 लाख रुपए किसी का आवर्ती खाता खोलना है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना। तो अगर आपके पास थोक में एक साथ पैसा है 1 लाख रुपए अभी एट प्रेजेंट, तो आप क्या करोगे, अगर आप उसको बैंक में डालना चाहोगे तो बोलेंगे कि आप 1 लाख रुपए का एफडी करा दीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो अगर आपके पास एक साथ पैसा है तो आप एफडी कराओगे, लेकिन अगर आप सेविंग करना चाहते हैं लेकिन आपके पास अभी 1 लाख रुपए नहीं है, लेकिन आप 1 लाख रुपए कराना चाहते हैं, तो क्या होगा, जैसे आप कोई नौकरी पेशा है ना, या फिर कहना चाहिए बिजनेसमैन भी नहीं बोलेंगे, छोटा मोटा आप व्यापारी वर्ग हैं, या फिर जिन आपका जॉब है, जो आपके पास पैसा किस फॉर्म में आता है, पैसे ना आपके पास सैलरी के रूप में आता है, हर महीने आता है, हर महीने बोल सकते हैं या फिर हर दिन बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे व्यक्ति हैं आप जिनके पास एक साथ तो जमा नहीं है लेकिन हर महीने आपके पास एक फिक्स डिपॉजिट आता है, तो आपको सलाह दिया जाता है कि आप आवर्ती खाता खोलिए। तो आवर्ती खाता में क्या होगा, आपको हर महीने जा कर के अपने खाते में पैसा जमा करना होगा। तो यहाँ पर सावधि जमा खाता या फिर आवर्ती खाता में क्या अंतर है, अगर पैसे आपके पास एक साथ है, मतलब पूरा पैसा एक ही बार में आपको जमा करना है, तो आप एफडी करा दीजिए। और एक साथ आपके पास पैसा नहीं हो पा रहा है, आप धीरे धीरे करके मतलब जमा करना चाहते हैं, तो आप रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट कीजिए। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट करेंगे, आवर्ती खाता ओपन कराएंगे, दोनों में ही अच्छा खासा ब्याज मिलता है। ठीक, आप देखे होंगे जैसे कि कोई ठेला वाले रहते हैं या फिर छोटे छोटे दुकान वाले रहते हैं, उनके पास कभी कभी शाम को एक व्यक्ति रोज आएगा, एक छोटा डायरी निकालेगा और नोट करता है 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये अपनी क्षमता के हिसाब से, और वो नोट करके चला जाता है।
तो वो लोग क्या करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो रोज़ के रोज़ ना अपने खाते में पैसा रखते हैं। तो वो रिकरिंग डिपॉजिट का एक टाइप है। जरूरी नहीं है कि बैंक में ही आप रिकरिंग डिपॉजिट कराइए, मतलब लोकल भी रिकरिंग डिपॉजिट होता है, बैंक में भी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी किया जाता है, और नॉर्मल लोग भी इस चीज़ को ओपन करते हैं। किसी के पास भी आप जमा कर सकते हैं जो लोग ये काम करते होंगे, ठीक है। तो देखिए, अब इसको डिमांड और टाइम एंड टर्म्स के बेसिस पे मैं समझा रहा हूँ। देखिए, डिमांड में क्या था, बचत खाता ओपन किए हो, आज जमा किए हो, कल जरूरत पड़ रहा है कल निकाल ले रहे हो, परसों जमा कर सकते हो, तुरंत जमा करके तुरंत निकाल सकते हो। तो डिमांड है, बचत खाता में आप किसी भी वक्त अपने अकाउंट से आप पैसा निकाल सकते हो और किसी वक्त अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हो। तो बचत खाता में भी ये फैसिलिटी है और चालू खाता में भी ये फैसिलिटी है। लेकिन अगर आपने सावधि जमा खाता एफडी कराया या फिर आरडी कराया, तो आप अपने हिसाब से आप पैसे को बैंक से नहीं निकाल सकते, और ना ही अपने हिसाब से आप पैसे को जमा कर सकते हो। एक प्रॉपर टाइम पे ही पैसा जमा होगा, और जब तक वो टाइम कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप अपने पैसे को बैंक से वापस नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए इसमें टाइम एंड टर्म्स बोला गया है। और टाइम एंड टर्म्स को ना फ्यूचर प्लानिंग खाता भी बोलते हैं। किसको किसको फ्यूचर प्लानिंग खाता बोलेंगे यार, एफडी को बोलेंगे और आरडी को बोलेंगे। भाई आज से 5 साल बाद आपका पैसा इतना हो जाएगा, मतलब आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि 5 साल में मेरा पैसा इतना होगा, इसलिए इसको फ्यूचर अकाउंट बोलते हैं। और ये क्या है, अभी करंट अकाउंट मतलब वर्तमान अकाउंट है, समझिएगा, बचत खाता और चालू खाता। तो ये एकदम बेसिक सा जो जाल बताया हूँ मैं आपको, डिफरेंस बताया हूँ, ये समझ में आया ना। खाता को 2 प्रकार से हम लोग अपनी सुविधा के लिए बांटे हैं, डिमांड और टाइम्स एंड टर्म्स। बचत चालू किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सावधि खाता किन के लिए जरूरी है, आवर्ती खाता कौन खोला सकते हैं, क्यों टाइम एंड टर्म्स बोलते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ों के बारे में आप डिटेल से मत जाइएगा कि अगर समय से पहले आपको पैसा निकालना है, मान लीजिए आपने 2 साल के एफडी कराया, 2 साल के एफडी के पूर्व यदि आपको आपका पैसा की जरूरत पड़ जाता है ना भाई, बीच में कुछ आपको किसी भी कारणवश अगर आपको पैसा निकालना है, तो क्या होगा, पैसा निकल जाता है निकलने के लिए, लेकिन होगा क्या, वहां पर ना बैंक आपको पेनल्टी लगाएगी। जितना आपको प्रॉफिट होना था उतना आपको प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। पैसे मिलेंगे आपको, पूरा आपका मूलधन से 1 रुपये नहीं काटा जाएगा, लेकिन जितना आपको ब्याज वहां पर मिलना था उससे कम ब्याज मिलेगा, ऊपर से आपको पेनल्टी भी पड़ेगा, ठीक है। ऐसा अब देखिए, अब मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ किसमें मतलब ब्याज ज़्यादा मिलता है, कौन से खाते में ब्याज ज़्यादा मिलता है। तो सबसे ज़्यादा ब्याज ना एफडी मिलता है, जो एफडी कराते हैं उनको मिलता है। ऐसा क्यों, एफडी कराने वाले के पास, भाई आपके पास 1 लाख रुपए है और 1 लाख रुपए का आपने एफडी करा दिया 2 साल के लिए, फॉर एग्जांपल 2 साल के लिए आपने एफडी करा दिया, तो बैंक क्या करेगी, उस 1 लाख रुपए को अपने पास नहीं रखे रहेगी, है ना। आपने 2 साल का एफडी कराया, मतलब बैंक ये समझ रही है कि आप 2 साल तक उस पैसे को वहां से नहीं निकालोगे बैंक से, ठीक है, तभी एफडी का मतलब है। तो अब होगा क्या, वो पैसे को 1 लाख रुपए को बैंक अपने हिसाब से कहीं और इन्वेस्ट कर देगी, भाई तब तो सर्कल चलेगा ना पैसे का। आप सारा पैसा बैंक में जमा कर दो, बैंक कहीं दे ही नहीं रहे, तो पैसा तो फिर जाम हो गया। तो ये एक साइकिल बनाते हैं, बैंक के आप पास जमा कर रहे हो तो क्या होगा, बैंक भी पैसे को और डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो अगर बैंक कंफर्म हो गया कि 2 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते, इसलिए बैंक वहां पर ऐसा कर रही है, तो बैंक को एक साथ पैसा मिल रहा है और एक प्रॉपर टाइम के लिए मिल रहा है, इसलिए आपको ब्याज दर वहां पर ज़्यादा रहेगा। कितना रहता है मैं नहीं पता, मुझे चेंज करते रहते हैं हमेशा समय के हिसाब से, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर ब्याज मिलता है तो आपको एफडी मिलता है। सेकंड में क्या मिलेगा, क्योंकि इसमें समय और पैसा दोनों ज़्यादा है एक साथ, ठीक। दूसरा में क्या है, आरडी कराएंगे, रिकरिंग डिपॉजिट कराएंगे। अगर आपने आरडी कराया तो आरडी में भी एक प्रॉपर टाइम तक ही आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो, तो बैंक उस पैसे को दूसरे जगह इन्वेस्ट करेगी। और आरडी में एफडी से कम इसलिए है क्योंकि आरडी में आप एक साथ जमा नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हर महीने जा करके आप पैसा वहां पर अपना रख रहे हो या फिर दे रहे हो अकाउंट में। थर्ड में आता है, तीसरे नंबर पर आएगा जो ब्याज दर है, वो बचत खाता में है। बचत खाता में इसलिए सबसे कम मिलता है। क्यों बचत खाता में कम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आप कभी भी निकाल रहे हो, कभी भी पैसे को डाल रहे हो, तो यहाँ पर ब्याज दर है वो सबसे कम है। अभी करंट में जो चल रहा है एसबीआई का, वो 4% से भी कम है, वो 4% से भी कम है। तो बचत खाता में तीसरे नंबर का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये जो चालू खाता है, इसको बस दिखाने के लिए है, चालू खाता में बिल्कुल भी ब्याज नहीं मिलता है। लास्ट में क्या आएगा,
चालू खाता, लेकिन चालू खाता में बिल्कुल भी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो ये बचत खाता क्यों जरूरी है, सावधि जमा खाता कौन खुलवाते हैं, आवर्ती का क्या मतलब होता है, ये 3 चीज़ें मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दिया और करंट अकाउंट क्या है इसके बारे में चर्चा किए हैं। ठीक, अब ये तो हमारी, ये सिर्फ आपके जानकारी के लिए था, इतना सारा चीज़ यहाँ से एग्जाम में कोई भी चीज़ नहीं पूछा जाएगा, बस आपके एक थोड़ा सा समझ विकसित करना था इस टॉपिक के बारे में। ओके, चलिए इसमें मैं आगे बात करूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, ये बचत खाता के बारे में चर्चा करूँगा। आज का लेक्चर बचत खाता के बारे में रहेगा। तो ये जानना है यहाँ पर हम लोगों को कि बचत खाता होता है, उसमें ब्याज जब कैलकुलेट किया जाता है तो किन बातों को ध्यान में रख कर के ब्याज की गणना किया जाता है। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं जिनको आपको जानेंगे तभी ब्याज कैलकुलेट हो पाएगा, इसके बारे में चर्चा करता हूँ मैं जी। तो ये मैं सारा आपको समझा दूंगा लिख करके, लेकिन मैं बोल बोल के समझाऊंगा तो यहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ और साथ में बोलना शुरू कर रहा हूँ। देखिए, हम करने वाले हैं बचत खाता में ब्याज की गणना, बचत खाता में ब्याज की गणना। ठीक है, बचत खाता में ब्याज की गणना। अगर बचत खाते में ब्याज आपको कैलकुलेट करना है तो सिर्फ 2 चीज़ें आपको जानना जरूरी है और 2 की चीज़ों के बिना आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मेन पॉइंट के बात करूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बचत खाता जो होता है, देखिए अभी ये जितना ही मैं अभी आपको थ्योरी बताने वाला हूँ, ये सन 2007 के आसपास ऐसा कैलकुलेट होता था। ठीक है, अभी चेंज हो चुका है। अभी जो वर्तमान में, अगर मैं 2021 के बारे में बात करूं, अभी जो कैलकुलेट होने का जो प्रोसेसर है वो चेंज हो चुका है। लेकिन अगर अभी के प्रोसेसर के हिसाब से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। आपको वही लिखना है जो बुक में है। ठीक, अब बुक में जो है उसी को मैं बता रहा हूँ जी, 2007 के हिसाब से दिया है, 7 के हिसाब से आप जानेंगे। अगर कोई मित्र आपका आसपास के जो बैंक में काम करता होगा और उससे अगर पूछोगे तो आप बोलेंगे कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, ये पुराने हिसाब से जैसा कैलकुलेट होता था उसके हिसाब से आपको प्रश्न मिलेंगे। अभी नए करंट के हिसाब से आपको यहाँ से क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, तो नए के हिसाब से जानना जरूरी नहीं है ना। जानकारी के लिए आप जानना चाहे तो जान सकते हो, और आपको अगर एग्जाम निकालना है तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पर वही चीज़ को आपको लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट है जिसको आपको समझना है यहाँ पर। ठीक, एग्जाम्पल दे देकर मैं समझाता हूँ इन 2 पॉइंट्स को। बचत खाता में ब्याज की गणना हेडिंग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, जो 10 तारीख से यदि 10 तारीख के पहले अगर आपने अपने खाते में पैसा जमा किया तो उस पैसे का उस महीने ब्याज बनेगा। ब्याज जो है हर महीने कैलकुलेट होता है। इसमें 1 महीने का मूलधन निकाला जाता है और उस मूलधन पर ब्याज निकाला जाता है। हर महीने ऐसा काम किया जाता है। पहले महीने कितना ब्याज बनेगा, दूसरे महीने कितना ब्याज, तीसरा महीने कितना ब्याज, ऐसा करके कैलकुलेट करते हैं। तो किस राशि पर कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा लिख दूँ, 10 तारीख के पहले जमा राशि। अगर 10 तारीख के पहले कोई राशि आपने जमा किया है, उस राशि पर उस महीने ब्याज बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज महीना है, जून का महीना चल रहा है। ठीक है, ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज 27 से 28 जून के आसपास का दिन है ये। ठीक, तो अगर ये जून का महीना चल रहा है, 28 जून, समझिएगा स्टोरी यहाँ पर सुनिए ना। यहाँ पर मैं 3-4 लेयर में आपको क्लियर करूँगा चीज़ें ना। ठीक, अगर मैं यहाँ पर गया 5 जून को गया, जून महीने को लेकर चल रहा हूँ, 5 जून को जा रहा हूँ और मैं अकाउंट में अपने 10,000 रुपये जमा कर दिया। 5 जून को गया, मेरा खाता ओपन है, 5 जून गया, 10,000 रुपये जमा कर दिया। तो देखिए 10 तारीख के पहले जमा किया हूँ मैं, 10 तारीख के पहले जमा, और उस महीने में कोई जमा नहीं किया हूँ ना। हर स्टोरी को आप समझना, 3 से 4 यहाँ पर लेयर में समझाऊंगा ताकि आपको कहीं पर डाउट ना रहे, और सिर्फ यही समझना है, क्वेश्चन उसका चुटकियों का खेल है यार। ठीक, देखिए मैं बोल रहा हूँ 5 जून को आपने अपने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किया, उसके बाद पूरे महीने खाली। तो क्या जून महीने में इस 10,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा? बिल्कुल, जून के महीने में इस 10,000 रुपये पर बिल्कुल ब्याज बनेगा। आगे आपने कोई छेड़खानी नहीं किया, मतलब आपने खाते से पैसा नहीं निकाला, तो बिल्कुल 10,000 रुपये बार ब्याज बनता है। क्यों? 10 तारीख के पहले जमा किए हो। अगर 9 तारीख को जमा करोगे तो भी ब्याज बनेगा। अब आगे सुनिए, अब मैं जा रहा हूँ 12 जून को। 12 जून को गया मैं, और यहाँ पर मैं ना 5,000 रुपये जमा कर दिया। 12 जून को गया और 5,000 रुपये जमा कर दिया, तो अब मेरे अकाउंट में टोटल कितना पैसा हो चुका है? तो आप बोलोगे 15,000 हो गया है।
अब इस 15,000 पर क्या जून के महीने में ब्याज बनेगा? आगे और कुछ भी, ना तो पैसा जमा करूंगा ना तो निकालूंगा, तो 15,000 ही रहेगा जून महीने में। 5 जून को 10,000 और 12 जून को 5,000। 15,000 रुपये में किस राशि पर जून के महीने में इंटरेस्ट बनेगा? तो यहाँ पर 10 तारीख के पहले जो राशि जमा हुआ है उस पर ब्याज बनेगा। और 10 तारीख के पहले जमा कौन सा हुआ है? 10,000 रुपये जमा हुआ है, तो 10,000 रुपये पर जून के महीने में ब्याज बनेगा। इस 5,000 पर नहीं बनेगा। तो सर इस 5,000 पर 5,000 को जमा करने का तो जून में फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। अगर 10 तारीख के बाद अगर पैसा जमा कर रहे हो तो 10 तारीख के बाद जो भी राशि जमा होगा वो जून महीने में ब्याज नहीं बनाएगा। ये 5,000 रुपये अगर आपने नहीं निकाला वैसी की वैसी है, ठीक है, तो जून क्या जुलाई महीने में इस 5,000 पर ब्याज बनेगा। भले ही जून में जमा हुआ है लेकिन जुलाई में बनेगा, ठीक है। तो जो पैसा जून में ब्याज नहीं बना पाता वही पैसा वो पैसा कहाँ बनाता है? अगले महीने में ब्याज बनाता है। क्लियर है? पहला स्टोरी क्या था? 5 जून को गए, 10,000 रुपये जमा किया, आगे कोई कुछ नहीं किया, तो 10,000 रुपये पर जून महीने में ब्याज बनेगा। लेकिन 12 जून को जा रहे हो और 12 जून को फिर से 5,000 अगर आपने जमा किया तो अमाउंट हो चुका है 15,000, लेकिन उस 15,000 में से सिर्फ 10,000 रुपये पर जून महीने में ब्याज बनेगा और अगले महीने 5,000 पर। देखिए अगर आप नहीं निकालोगे टोटल 15 पर ब्याज बनेगा, लेकिन 5,000 पर इस जून महीने में ब्याज नहीं बनेगा। ये बोल रहा हूँ क्यों? 10 तारीख के बाद जमा की हो। 10 तारीख के यदि पहले जमा किए रहते तो ब्याज बना पाता। ये दो चीज़ें, 2 स्टोरी के माध्यम से पहला पॉइंट क्लियर। अब दूसरा पॉइंट सुनिए। पहला पॉइंट 10 तारीख से पहले जमा होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट 10 तारीख से माह के अंतिम तारीख के बीच न्यूनतम राशि पर ब्याज मिलेगा। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बस यही समझना है। उसके बाद ये बचत खाता आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी कहानी से मैं कनेक्ट करूंगा ना। क्या बोला हूँ मैं? 10 तारीख से माह के अंतिम तारीख हो सकता है महीना। देखो 4 प्रकार का महीना होता है। 28 दिनों का ही महीना होता है, 29 दिनों का ही महीना होता है, 30 दिनों का ही महीना होता है, 31 दिनों का ही महीना होता है। तो ये हमारा जो जून चल रहा है वो 30 दिनों का महीना है ना? 30 तारीख रहता है इसमें। तो माह के अंतिम तारीख, अगर वो महीना 30 दिनों का है तो 30वां तारीख को टारगेट करेंगे। अगर वो महीना 31 तारीख का है तो 31 तारीख को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो अंतिम तारीख इसलिए लिखा है 30 तारीख, अंतिम तारीख, ठीक। तो 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच में आपके अकाउंट में जितना जो भी पैसा रहेगा, जो मिनिमम अमाउंट रहेगा उस पर ब्याज देते हैं। इसको मैं ना आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये तो 5 जून को गए 10,000 जमा किया, 12 जून को गए 5,000 जमा किया। अब सुनिए यहाँ पर ये 5 जून है, इस 5 जून पर आपको, तो कहाँ पर था मैं? 5 जून को 10,000 जमा किए हैं, 12 जून को 5,000 जमा किए हैं। अब आगे देखिए, अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पर 20 जून को गया, 20 जून को, और 20 जून को मैंने 7,000 रुपये निकाल लिया जी। 20 जून को मैंने 7,000 रुपये निकाल लिया। अब 7,000 जब निकालूंगा तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा रहेगा? 15,000 रुपये हो चुका था, लेकिन 7,000 मैंने निकाल लिया। तो 15,000 में 7,000 निकालोगे तो कितना बचेगा? 8,000 बचेगा, ठीक है। तो इस 8,000 रुपये पर ब्याज बनेगा, जून के महीने में ब्याज बनेगा 8,000 पर। किस पर ब्याज बनेगा? 8,000 पर। क्यों? देखिए 10,000 था, उस पर ब्याज पहले बन रहा था। 5,000 पर नहीं ब्याज बना था जो आगे बना है, 15,000 पर नहीं बना था, 10,000 पर ब्याज बना था। लेकिन आपने निकाला है, कितना निकाला है? आपने कितना निकाला है? 7,000 निकाला है। तो कितना बचा है अकाउंट में? 8,000। तो जो जून के महीने में जो कम अमाउंट रहेगा ना उस पर ब्याज बनेगा। तो देखिए आपका मेन बैलेंस कितना शो हो रहा है? 15,000 नहीं शो हो रहा है, 8,000 शो हो रहा है। तो जून के महीने में 8,000 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ से और सुनिए, मान लीजिए 20 जून को आपने 7,000 नहीं, आपने मान लीजिए 2,000 निकाला। समझने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। 20 जून को आपने 7,000 नहीं 2,000 निकाला। देखिए आपके अकाउंट में कितना था? पहले 15,000 था। 15,000 में से यदि आपने 2,000 निकाला तो कितना बचेगा? 13,000 बचेगा। क्लियर है? 13,000 बचेगा। लेकिन अब अगर ये दूसरा ना, ये पहला स्टोरी है, जब 7,000 निकालोगे तो 8,000 पर ब्याज बनेगा। लेकिन जब 2,000 निकालोगे तो आपका बैलेंस दिखा रहा है 13,000। तो अभी किस राशि पर ब्याज बनेगा? अभी 10,000 पर ब्याज बनेगा। याद रखिए
10,000 पर ब्याज बने। क्यों? पहले कितना था? 15,000 हो गया था, उसके बाद 2,000 निकालने पर 13,000 हुआ, लेकिन 15,000 पर ब्याज नहीं बन रहा था, ब्याज बन रहा था 10,000 पर। ठीक है, क्योंकि 5,000 आपने 12 जून को जमा किया है। अब देखिए, अब 2,000 निकाल रहे हो, तो ऐसा मान के चलता है बैंक, जो आपने 12 जून के बाद जमा किया है ना, उसमें से आपने 2,000 रुपये निकाला है, ऐसा। ठीक, लेकिन अगर आपने 7,000 निकाला तो 7,000 निकालने पर जो 8,000 बचेगा उस पर बैंक यहाँ पर ब्याज देगी। ठीक है, ना कि 10,000 पर, क्योंकि आपका मेन बैलेंस 10,000 से कम हो गया। एक और सुन लीजिए, अगर डाउट हो तो। मान लीजिए 2,000 नहीं, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ तीसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए मैं 4,000 निकालता हूँ स्टार्टिंग से, है ना। पहले 15,000 था, 4,000 निकालूंगा तो कितना होगा? मेन बैलेंस कितना दिखाएगा? तो 11,000 दिखाएगा। तो अभी भी किस पर ब्याज बनेगा? तो 11,000 पर ब्याज नहीं बनेगा, अभी 10,000 पर ब्याज बनेगा, जो 10 तारीख के पहले जमा हुआ था उस पर। मतलब 10 तारीख के पहले जो भी राशि जमा किए हो, अगर उससे कम धन आगे, कम अमाउंट आगे आपके अकाउंट में शो हो रहा है, तो उस पर इंटरेस्ट बनेगा, उस पर इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ब्याज दर आपको वहां से जानना है, वो मूलधन का काम करेगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है जी, तो अभी क्या चल रहा है? अभी स्टोरी में चल रहा है, समझना। ये पहला स्टोरी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ ना, ये दो को समझा दिया हूँ। मैं 5 जून को 10,000 जमा किया हूँ, 12 जून को 5,000 जमा किया हूँ और 20 जून को 7,000 निकाल लिया हूँ। तो अभी मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस दिखा रहा है? 8,000 रुपये दिखा रहा है। अगर मैं आगे और कोई भी अमाउंट डिपॉजिट या फिर विड्रॉ नहीं करता हूँ तो 8,000 रुपये पर जून के महीने में मुझे ब्याज मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या किया? मैं यहाँ पर 25 जून को फिर चला गया घूमते घामते बैंक। ठीक, 25 जून को फिर चला गया घूमते घामते बैंक। अब 25 जून को मैं यहाँ पर मान लीजिए 2,000 रुपये और निकाल ले रहा हूँ। ठीक है जी, 25 जून को 2,000 रुपये और निकाल ले रहा हूँ। तो 25 जून को 2,000 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 8,000 में 2,000 कितना कम? 6,000। तो मुझे अब 8,000 पर नहीं, मुझे अब 6,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा। मुझे अब क्या मिलेगा? 6,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा, ये ऐसा। ठीक है, तो जो कम अमाउंट रहता है ना, उस पर यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है। ये दो चीज़ें याद रखेंगे, 10 तारीख के पहले जमा किया जाना चाहिए पैसा, और दूसरा 10 तारीख से माह के अंतिम तारीख के बीच जो भी न्यूनतम अमाउंट होगा उस पर यहाँ पर आपको मतलब बैलेंस या फिर पैसा मिलेगा, बैलेंस यहाँ पर पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से एक आध पॉइंट और देखते हैं। ये 2 पॉइंट ही आपको कैलकुलेट करने में आसानी होगा, यहीं से आपको क्वेश्चन बनाना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। तीसरा पॉइंट क्या है, क्या और चीज़ है ना, यहाँ पर जो भी पैसा होता है ना उसको 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपके खाते में 273 रुपये है, तो बैंक आपको 273 रुपये पर ब्याज नहीं बना कर देगी। 273 को बैंक क्या मानेगी? 273 को बैंक ना 270 रुपये मानेगी। ठीक है, अगर 5 या 5 से कम है तो उसको इसके पहले लेते हैं। जैसे 273 को 270 एज्यूम करेगी, उसी प्रकार से 274 रुपये को कितना एज्यूम करेगी? 274 रुपये को भी 270 रुपये एज्यूम करेगी। 275 रुपये को उसको भी वो 270 रुपये एज्यूम करेगी। लेकिन यदि 200 यदि 76 हो गया, 276, तो 276 रुपये को बैंक 280 रुपये एज्यूम करेगी। मतलब 0 से लेकर के, मतलब 1 से लेकर के 5 तक रहेंगे तो उसको पहले लेना है। ठीक है, और अगर 276 आ गया, 270 आ गया, 278 आ गया तो उसको 280 ट्रीट करेगी। यहाँ पर 279 है, हाँ 279 है तो कितना लेगी उसको? 280 लेगी, ऐसा। तो 10 के मल्टीपल में इसको लेना होता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर याद रखेंगे। चौथा पॉइंट है, अगर आपके अकाउंट में, ठीक है, 5 रुपये से कम है, 5 रुपये से कम का बैलेंस है, तो 5 रुपये से कम का बैलेंस है ना, तो उस पर कोई भी ब्याज नहीं मिलता, कोई भी ब्याज नहीं मिलता। क्योंकि 5 रुपये से यदि कम की राशि है तो उसको बैंक जीरो राशि आपके अकाउंट में है ऐसा समझती है, और जीरो राशि पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो 5 रुपये से यदि कम होगा आपके अकाउंट में बैलेंस तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक, पाँचवा पॉइंट क्या है, यदि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग खाता को बंद करा देते हैं, है ना जी। तो अगर याद रखना, जिस माह में खाता बंद होगा, जिस माह में खाता बंद होगा उस माह का ब्याज नहीं मिलता। जिस माह में खाता बंद होगा वहां पर क्या होगा, उस माह ब्याज नहीं मिलेगा।
ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 रुपये से कम होगा तो ब्याज नहीं मिलता। और दूसरा चीज़, जिस माह में खाता बंद हो रहा है उस महीने ब्याज नहीं मिलेगा। जैसे ये सब जून का कहानी सुनाया हूँ आपको। मान ले जाए 30 जून को गए, 30 जून को जा रहे हो आप बैंक और बोल रहे हो, 30 जून चलिए छोड़िए, 28 जून को आपने बैंक गए, बैंक जाकर क्या बोले, मुझे यहाँ खाता बंद कराना है। तो बोलेंगे ठीक है बंद कर देंगे, आप एप्लीकेशन दिए और खाता बंद हो गया। तो जून महीने में यदि आपका खाता बंद हो जाता है तो ये जितना भी आपने लेन देन किया है, आपने जमा किया है, आपने निकाला है, वो सब व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, जून के महीने में कितना ब्याज मिलेगा आपको? जून के महीने में 1 रुपया भी आपको ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे वो 10 तारीख के पहले जमा किए हो चाहे बाद में जमा किए हो। तो महीने जिस माह में खाता बंद होगा उस माह में आपको ब्याज बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पर लिखा भी हूँ, एक बार थ्योरी भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो ये सिलेबस है हमारा, देख पा रहे हो आप, है ना। बचत खाता पढ़ना है, सावधि खाता पढ़ना है, आवर्ती जमा खाता पढ़ना है और इन तीनों पर ब्याज की गणना करना है। उसके बाद आयकर की भी गणना करना है। स्टार्टिंग में बता चुका हूं मैं पॉइंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर बैंक के क्या क्या कार्य है, तो बैंक बहुत सारा कार्य करता है, बहुत सारा फैसिलिटी भी देता है ना यार। बहुत सारा कार्य करते हैं और बहुत सारा फैसिलिटी भी देता है। क्या क्या फैसिलिटी मिलता है आपको? पासबुक देता है, आपके पैसे को जमा करता है, आपको लोन प्रोवाइड करता है, डेबिट कार्ड देता है ना, क्रेडिट कार्ड देता है, बहुत सारा चीज़ मतलब सुविधाएं भी देता है। और इसीलिए सर्कल चला हुआ है। कितने प्रकार के खाते होते हैं? ये बहुत प्रकार का खाता है। यहाँ पर मैं आपको एक बेसिक से जानकारी दिया हूँ, लेकिन मतलब अगर जाओगे डीप नॉलेज अगर रखेंगे इन चीज़ों का, जो कि पर्टिकुलर बैंक की तैयारी करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनसे इसी संबंधित जानकारी पूछते हैं। हमको उतना जानने की जरूरत नहीं है यहाँ पर ना। तो खाते के प्रकार तो बहुत प्रकार का होगा यार। कोई व्यक्ति, भारत का इंसान कोई अमेरिका में रह रहा है तो वो अलग प्रकार का खाता ओपन कराया है, क्योंकि वहाँ से पैसा यहाँ भेजना है, डॉलर को यहाँ पर सीधा नहीं भेज सकते। उसी प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो भारत में आकर के अपना इन्वेस्टमेंट की हैं, तो कंपनी लोग अलग प्रकार का खाता खुलवाते हैं। ठीक, ऐसा करके तो खाता यहाँ का बैंक, हमारा SBI बैंक अमेरिका किसी बैंक में अपना खाता खोल कर रखा होगा तो अलग प्रकार का खाता होगा। तो खाते बहुत प्रकार के होते हैं, है ना। सीनियर सिटीजन के लिए कुछ छूट मिलता है तो ये, लेकिन मैं जो आपके सिलेबस में है उन 3 खातों के बारे में चर्चा किया हूँ, जो कि कौन कौन सा है यहाँ पर आप देखेंगे। तो पहला बचत खाते के बारे में चर्चा किए हैं, है ना। करेंट खाता भी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ये सिलेबस में नहीं है। ठीक, उसके बाद सावधि जमा खाता और तीसरा चीज़ आवर्ती रिकरिंग अकाउंट। बाकी इधर PPF वगैरह, नो रिफिल अकाउंट वगैरह, इनके बारे में मैं डिस्कस नहीं किया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो बता रहा था आपको कि कैलकुलेट कैसे करेंगे, इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इस चीज़ के बारे में जानना है तो कैसे निकालेंगे, देखते जाइए एक एक लाइन को। बचत खाते में ब्याज की गणना। बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज की गणना के लिए बैंक निम्न प्रक्रिया अपनाता है। ये सारा चीज़ 2007-8 के समय का बात है ना। देखिए पहला पॉइंट क्या है, किसी महीने की ब्याज उस महीने के 10वें दिन और अंतिम दिन के बीच की न्यूनतम राशि पर लगाया जाता है। बताया था आपको, जो सबसे कम अमाउंट रहेगा उसी पर इंटरेस्ट बनेगा। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक महीने के 10 तारीख तक की गई जमा राशि पर ही ब्याज मिलेगा, तो यही बता चुका हूँ। तीसरा पॉइंट, किसी महीने की 10 तारीख से अंतिम तारीख के बीच की न्यूनतम राशि को 10 के गुणक के रूप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए 551 रुपये को कितना लिखें, 551 रुपये से 535 रुपये के बीच में हो तो 530 रुपये लिखना है, और 535 रुपये और 540 रुपये के बीच में हो तो उसको 540 रुपये लिखेंगे। ठीक, आगे देखिए, सभी महीनों के ब्याज योग्य राशियों का योग किया जाता है। इस योग का 1 माह का साधारण ब्याज निकाला जाता है और आंसर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स हैं, ये देखिए नोट करके लिखा हूँ। अच्छा, इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा? जो साधारण ब्याज वाला फार्मूला लगता है वही लगेगा। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, साधारण ब्याज का सूत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे कितना, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये साधारण ब्याज का फार्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर नोट करके देखो, इसको भी चर्चा कर चुका हूँ मैं। ब्याज की राशि 1 रुपये से कम होने पर उसे शून्य लिखा जाता है। यदि किसी महीने का न्यूनतम शेष राशि 5 रुपये या उससे कम हो तो उस पर ब्याज नहीं दिया जाता। जिस माह में खाता बंद किया जाता है उस माह का ब्याज नहीं दिया जाता। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, कैसा क्वेश्चन हमको यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन ना,
क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा, ये इसी प्रकार रहेगा क्वेश्चन ना, ठीक है। ये 10th का बुक के मैं क्वेश्चन को उठाया हूँ, आपको यहाँ से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ेंगे तो 10वीं क्लास का सीजी बोर्ड का बुक को पढ़ लीजिएगा, कहीं पर आपको समस्या नहीं जाएगा। उसी चीज़ का, उसी का एग्जाम्पल है ये। तो क्या लिखा है, एक व्यक्ति की किसी बैंक में बचत खाता पासबुक में निम्न प्रकार प्रविष्टियाँ हैं। क्या होता है, जैसे कि हम लोग एंट्री कराते हैं ना, पासबुक लेके जाओगे आप बैंक में और एंट्री कर दो करके बोलोगे, या फिर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन रहता है, आप खुद से भी एंट्री वहाँ पर कर सकते हो। तो जब एंट्री करते हो तो वहाँ पर ये हिसाब किताब निकल कर आता है, एंट्रीज लेकर आते हैं कि किस तारीख को आप कितना पैसा जमा किए हो और कौन सी तारीख को आपने कितना निकाला हुआ है, ठीक। तो ये 3-4 कॉलम में विवरण दिया रहता है। क्या क्या विवरण रहेगा, कैसे टाइप से आएगा, उसमें देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पर दिनांक रहेगा, ये देख पा रहे हो आप। सबसे पहले दिनांक रहेगा कि किस तारीख को आप बैंक गए और क्या किया, आपने पैसा जमा किया निकाला, दो ही काम होता है ना, जमा करने निकालने वाला, ठीक। ये विवरण दिया है। विवरण में क्या होगा, आपने नगद जमा किया कि चेक के थ्रू जमा किया, कैश निकाला कि चेक जमा करके निकाला, क्या किया, है ना, ये विवरण रहेगा। ये आहरित राशि, मतलब आपने बैंक से रुपए निकाले, आहरित मतलब निकालना, ठीक। दूसरा चीज जमा की गई राशि, मतलब आप बैंक में कितना कितना रुपए जमा किए हो। और ये शेष राशि का मतलब है कि आप जितना जमा कर रहे हो और जितना निकाल रहे हो, तो उस महीने का कैलकुलेट करके देते हैं, हर महीने ना। फॉर एग्जाम्पल 8 जनवरी को आप गए बैंक और 8 जनवरी को क्या किया आपने, 1365 रुपये बैंक में जमा किया। 8 जनवरी को 1365 रुपये जमा किया तो आपका बैलेंस था 1365 रुपये, ठीक। आपने क्या किया, 18 जनवरी को गए और स्वयं को, मतलब खुद के लिए 600 रुपये आपने निकाल लिया। देखिए 1365 आपने जमा किया 8 को और 18 को आपने 600 निकाल लिया। तो 1365 में से 600 रुपये निकाल लोगे तो कितना बचेगा जी, 600 निकालोगे तो 765 रुपये बचेगा। तो 765 रुपये ये टोटल अमाउंट ना, मतलब जो निकालते हैं और जो डालते हैं उनका रिजल्टेंट को यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके बाद 13 फरवरी को गए और 13 फरवरी को आपने क्या किया, 2900 रुपये जमा किया। तो देखिए बैलेंस कितना था, 600 निकालने के बाद 765 रुपये था। अब 765 रुपये में 2900 रुपये जा करके जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 3665 रुपये बनेगा। तो इस तरह से पूरा लेन देन यहाँ पर रहता है। सामने वाला चाहता है कि देखिए ये क्वेश्चन लिखा है, जून के अंत माह तक 5%, ये आर का मान है जी, 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना कीजिए। तो अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना पड़ेगा। वो 3 कॉलम मैं बना के रखा हूँ टाइम बचाने के लिए ना। देखिए वो 3 कॉलम क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर आप देखेंगे 3 कॉलम। ये ऐसा लिखना है आपको, पासबुक में दी गई प्रविष्टियों के आधार पर हम पाते हैं, लिख से इस लाइन को लिख दीजिएगा, मतलब जो पासबुक दिया है वहाँ से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर 3 कॉलम बनाना है। पहला जो कॉलम बनेगा उसमें माह को लिखना है, मतलब किस महीने आपको क्या कर रहे हैं। दूसरा चीज़ रखेंगे 10 तारीख से अंतिम महीने के 10 तारीख से लेकर के माह के अंतिम तारीख के मध्य जो भी न्यूनतम राशि रहेगा उस पर ब्याज मिलेगा, वो राशि क्या है उसको लिखना है। और वो राशि यदि मतलब टूटा फूटा रहेगा, जैसे टूटा फूटा मतलब 273, 275 ऐसा रहेगा ना, तो उसको 10 के गुणक में लिखेंगे। तो अगला कॉलम उसी का बना हुआ है, ब्याज योग्य मूलधन 10 के गुणक में, ठीक। तो अब मेन चीज़ क्या है, ये 3 कॉलम बना लेंगे। अब इन 3 कॉलम में डेटा आपको लिखना है, वो लिखने का तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखते चलिए, ठीक है। उस लास्ट कॉलम में फिल करूँगा, फिलहाल ये 2 कॉलम को देखिए, यहाँ पर समझ जाएंगे। 8 जनवरी को आपने क्या किया, 1365 रुपये जमा किया, ठीक। और 8 जनवरी ना 10 तारीख के पहले जमा हुआ है, मतलब वो ब्याज जनवरी महीने में मिल सकता है उस पर, अगर आपने आगे कुछ नहीं किया तो देखेंगे। फिर क्या कर रहे हो आप, 18 जनवरी को आप जा रहे हो और क्या कर लिए, 600 रुपये आपने वहाँ से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए। तो 1365 जमा किए थे, 600 रुपये निकाल लिए, तो टोटल आपके अकाउंट में कितना पैसा हो गया जनवरी महीने में। तो जनवरी महीने में आप यहाँ पर बोलोगे ना, तो यहाँ पर 1365 पर ब्याज बनेगा कि 765 पर, तो 765 रुपये पर ब्याज बनेगा। कौन सा माह में, जनवरी। तो यहाँ पर आपको जनवरी लिखना है और यहाँ पर क्या लिखना है, 765 रुपये लिखना है। आगे इसको बाद में चर्चा करेंगे ना, 10 के गुणक उधर, ठीक है। पहले इसको फिल करा रहा हूँ मैं, ठीक, ताकि दोनों एक साथ दिखे। तो जनवरी में जो सबसे कम अमाउंट है कितना है, 765 रुपये, उस पर ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ता हूँ फरवरी।
ठीक है। फरवरी, कौन से फरवरी को आप बैंक जा रहे हो? 13 फरवरी, याद रखिए 13 फरवरी, है ना। अगर इस दिन आपने जमा किया तो इस दिन जमा राशि पर फरवरी महीने में ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 10 तारीख के बाद जमा कर रहे हो। तो देखिए 13 फरवरी को 2900 रुपये आप जमा कर दिए तो आपके अकाउंट का मेन बैलेंस हो गया 3665 रुपये। उसके बाद फरवरी महीने में आपने और क्या किया? 25 फरवरी को गए हो और 1500 रुपये निकाल ले रहे हो, और निकाले तो कितना निकाल ली, कितना हो गया? 2165 रुपये। ये देखिए 2165 रुपये आपका दिखा रहा है फरवरी में। तो जो आप जमा कर रहे हो 13 फरवरी को जो आप जमा किए हो, 25 फरवरी को जो आप जमा किए हो, जो निकाले हो, इसके हिसाब से 2165 रुपये है। लेकिन ये जितने भी चेंजेस है 10 तारीख के बाद हो रहा है, और 10 तारीख के बाद हो रहा है, लेकिन इनका टोटल जो अमाउंट है वो 765 रुपये से कम है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ फरवरी महीने में किस राशि पर पैसा बनेगा, तो फरवरी पर 765 रुपये पर ब्याज मिलेगा। जो जनवरी पर मिला था वही फरवरी पर मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ पैसा डाला फरवरी महीने में जो कि 10 तारीख के बाद डाला, और 10 तारीख के बाद डाला और 10 तारीख के बाद निकाला। तो डालने और निकाल रहे हो तो भी वो राशि 765 रुपये से ज़्यादा ही है। अगर आप निकाल रहे हो और जो डाल रहे हो इसके चक्कर में टोटल अमाउंट अगर 765 रुपये से कम होता फरवरी महीने में, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, समझने का प्रयास करेंगे। ये अगर आपने यहाँ पर 1500 ना निकाल करके, समझिए 1500 ना निकाल करके यदि आप यहाँ पर मान ले जाए 3000 रुपये निकालते, 1500 ना निकाल करके यदि आप 3000 रुपये निकालते तो आपका मेन बैलेंस कितना दिखाता फरवरी के महीने में? देखिए 3665 था, अगर आपने 3000 निकाल लिया होता तो होता 665 रुपये। तो अब फरवरी महीने में जो मिनिमम दिखाता ना वो 665 होता, तो यहाँ पर 765 नहीं लिखते, यहाँ पर आप 665 आपको लिखना होता। तो जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस 765 से कम है, सॉरी 765 से ज़्यादा है, इसलिए उन चेंजेस पर ध्यान नहीं देंगे फरवरी के महीने में। क्लियर हो गया होगा? तो ये 3000 को आप काट देना, समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिखा था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी फरवरी हो गया, मार्च महीने के बारे में सोचते हैं। मार्च महीने में क्या ब्याज होगा? तो देख पा रहे हो आप लोग यहाँ, इधर फरवरी के बाद सीधा अप्रैल आ गए, मार्च को छोड़ दिए हैं। तो क्या मार्च महीने में ब्याज नहीं बनेगा? मार्च महीने में ब्याज बनेगा। मार्च महीने में किस महीने पर? मार्च महीने में यदि चेंजेस नहीं हुआ है तो फरवरी महीने में जो सबसे कम अमाउंट है उस पर ब्याज बनेगा मार्च महीने में। तो देखिए फरवरी महीने में क्या किए हो आप? फरवरी महीने में 13 फरवरी को जाके जमा किए हो 2900 रुपये, उस पर ब्याज नहीं मिला फरवरी में, और 25 फरवरी जाके 1500 रुपये निकाले हो तो टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में हो चुका है 2165 रुपये, तो इस पर ब्याज नहीं मिला है। तो यही 2165 रुपये ना मार्च महीने में ब्याज बनाएगा, 2165 रुपये मार्च महीने में। क्यों? क्योंकि ये 2165 रुपये 10 मार्च के पहले आ रहा है, समझिएगा। ठीक, तो मार्च में जमा नहीं हुआ फिर भी मार्च में ब्याज बनेगा। मार्च के बाद आते हैं अप्रैल, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आ जाएगा समझ में। अप्रैल, अब अप्रैल में देखेंगे आप 9 अप्रैल को जा रहे हो और क्या देखो स्वयं के खाते से क्या कर रहे हो? आपने पैसा निकाला, कितना निकाला जी? 1540 रुपये निकाला, और कितना तो निकालने पर कितना हो चुका है? 625 रुपये हो चुका है। कितना हो चुका है? 625 रुपये हो चुका है। ओके, अब 18 अप्रैल को फिर जा रहे हो बैंक और क्या कर रहे हो? 5325 रुपये जमा कर रहे हो, तो टोटल कितना हो चुका है? 5950 रुपये। लेकिन ये आपने 5325 रुपये 10 तारीख के बाद जमा किया है, तो 10 तारीख के बाद जमा किए हो तो इस राशि पर बैंक आपको ब्याज नहीं देगी अप्रैल के महीने में। तो अप्रैल के महीने में जो सबसे कम अमाउंट कौन सा दिख रहा है? 625। तो 625 रुपये यहाँ पर आपको मिलेगा, 625 रुपये। तो यहाँ पर 625 लिख देते हैं। ठीक है, ओके। अब अप्रैल के बाद चलते हैं मई महीने में। मई के बारे में बात करते हैं। अप्रैल मई, देखिए मई में भी यहाँ पर कहीं पर चेंज नहीं हो रहा है, मई के बाद सीधा जून आ जा रहा है। तो मई महीने में क्या ब्याज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, मई महीने में ब्याज बनेगा। देखिए अप्रैल में ये जमा हुआ था 5325 रुपये, तो 5325 रुपये जमा हुआ है, इस पर ब्याज नहीं बन पाया है। तो इस पर ब्याज किस महीने बनेगा? इस पर ब्याज अगले महीने बनेगा। मतलब 18 अप्रैल को आपने जमा किया है, वह राशि मई महीने में ब्याज बनाने के लायक रहेगी। तो मई महीने में
बनाओगे तो ये आएगा मई महीने का अकाउंट ना, 5,950 रुपये। तो ये मई महीने में 5,950 रुपये पर आपको ब्याज मिलेगा मई के महीने में। उसके बाद मई के बाद क्या आ गया, लास्ट जून तक निकालना था। देखिए 1 जून को गए, कितना जमा किए हो आप, 1,800 रुपये जमा किए हो, तो आपका बैलेंस कितना दिखा रहा है, 7,750 रुपये। उसी प्रकार से 12 जून को गए और कितना आपने जमा किया, 1,340 रुपये, तो कितना बैलेंस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 9,090 रुपये। ठीक है, तो देखिए 12 जून को जमा हुआ है तो इस पर आपको ब्याज नहीं मिलेगा जून के महीने में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, 25 जून को जा रहे हो और 7,000 रुपये निकाल रहे हो। तो इस तरह से आपका बैलेंस कितना हो चुका है, आपका बैलेंस हो चुका है 2,090 रुपये। तो जून में जो सबसे कम बैलेंस कौन सा है, जून में सबसे कम बैलेंस है 2,090 रुपये। तो जून में 2,090 रुपये यहाँ पर आपको ब्याज योग्य मिलेगा, वही राशि ब्याज के लिए जाएगा। यहाँ पर देखिए छोटा सा और एग्जाम्पल, मान लीजिए जाए यहाँ पर ये अगर आप इस 7,000 को नहीं निकालते, समझना इस 7,000 को आप नहीं निकालते तो कौन से अमाउंट पर ब्याज बनता, तो ये जो 10 जून के पहले जमा था, 10 जून के पहले कौन सा राशि जमा था जी, ये 1,800 और कितना हो गया था 7,750 रुपये। तो अगर आप 7,000 नहीं निकालते और जबकि 12 जून को जाके जमा करना है आपको, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 7,750 रुपये पर ब्याज मिलना था, लेकिन आप 25 जून को जाकर के गड़बड़ कर दे रहे हो, 25 जून को जाकर आपने निकाल लिया। ठीक है, फिर से सुनिए यहाँ पर, अगर मान लिया जाए 25 जून को, अगर मान लिया जाए 25 जून को आप 7,000 ना निकाल करके 1,000 निकालते, ध्यान दीजिए 7,000 ना निकाल करके 1,000 निकालते तो बैलेंस आपका कितना था, 9,090 रुपये था। ठीक है, अगर 9,090 रुपये में से 1,000 निकाल लोगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8,090 रुपये बचेगा। तो अभी अगर 25 जून को आप 1,000 निकालते तो कौन से अमाउंट पर ब्याज मिलता, तो उस केस में 7,750 रुपये ब्याज मिलता, ये वाले अमाउंट पर मिलता, क्योंकि ये मिनिमम है जून के महीने में। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। यहाँ पर मैं आगे कैलकुलेशन की बात करूँ तो 765 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर कितना लिखने वाले हैं, 10 के गुणक में क्या लिखेंगे, 760 रुपये लिखेंगे। इसी प्रकार से इसको भी 760 रुपये, इसी प्रकार से इसको भी 2,160 रुपये, इसको 620 रुपये, इसको कितना 5,950 रुपये, ये तो है ऑलरेडी, और ये 2,090 रुपये। ठीक है, ये जो भी रेड कलर में लिखा हूँ इन सब को आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 और 0, तो यही हमारा जो है ना मूलधन है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे जी, मूलधन, मूलधन का मान कितना होगा, 1 2 3 4 0 इतना रुपए। दर का मान प्रश्न को पढ़ेंगे तो दिया है 5%। और समय देखिए यहाँ पर मूलधन क्या हो रहा है, हर महीने हम लोग निकाल रहे हैं, मूलधन हर बार चेंज हो रहा है, हर महीने का मूलधन अलग है, इसलिए 1 माह का ब्याज निकालते हैं यहाँ पर। तो 1 माह को क्या लिखेंगे हम लोग, समय 1 माह, और 1 माह को वर्ष में बदलोगे तो 1 बटे क्या करना होगा, 12 वर्ष ऐसा। तो अब यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, ब्याज बराबर होता है, डायरेक्ट लिखूँ मैं, नहीं लिखेंगे, चलो लिख देते हैं, ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित क्या, समय, और बटे में कितना रहेगा, 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय, ऐसा ना। तो चलिए मूलधन कितना है यहाँ पर 1 2 3 4 0, दर का मान 5%, समय का मान 1/12 तो 1, अब 12 को क्या कर रहा हूँ मैं नीचे में, गुणित कितना करना है जी, 100, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 51.410, मतलब जून माह तक उसको 51.416 रुपये ब्याज मिलेगा। तो लास्ट में एक लाइन लिखना, अतः जून के माह के अंत में उसको 51.416 रुपये एज अ ब्याज के रूप में प्राप्त होगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार और देखिएगा वीडियो को। एक क्वेश्चन मैं और टच कर दे रहा हूँ यहाँ पर ताकि कहीं पर कोई डाउट ना रहे। देखिए क्वेश्चन कभी ना हमको थ्योरी के फॉर्म में भी रहता है। ये रहा हमारा दूसरा उदाहरण क्या है, देखते हैं प्रश्न। एक व्यक्ति के ग्रामीण विकास बैंक के बचत खाते के पासबुक में निम्नलिखित प्रविष्टियां हैं। ये क्या क्या है, ये ना मतलब पैराग्राफ के फॉर्म में दिया है। इस पैराग्राफ को आपको सबसे पहले टेबल के फॉर्म में लिखना है, और टेबल के फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करोगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे। तो देखिए 15 मार्च को 600 रुपये जमा किया, ये लिखा है। 18 मार्च को 400 रुपये नगद जमा किया, 27 मार्च को 300 रुपये निकाल लिया। तो ये जितना भी विवरण दिया है ना उसको आपको टेबल के फॉर्म में लिखना है।
यहाँ से देखिए नेक्स्ट लाइन, यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक है तो बतलाइए बैंक द्वारा उसे कितना ब्याज देय होगा जबकि जुलाई में वह खाता बंद कर दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यार, जुलाई में खाता बंद कर रहा है, जुलाई के माह में खाता बंद कर रहा है, मतलब ध्यान में रखना होगा जुलाई माह में आपको ब्याज कैलकुलेट नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो डेटा दिया है ना, ये डेटा है, ये टेबल, ये पैराग्राफ के रूप में दिया, इसी पैराग्राफ को मैं यहाँ पर टेबल के फॉर्म में जमा रहा हूँ, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मुझे डायरेक्ट टेबल के फॉर्म में दिया था। तो ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे होगे आप, जैसे यहाँ पर लिखा है 15 मार्च को 600 रुपये नगद जमा किया, उसी को लिखा हूँ जी। दिनांक कौन सा है, दिनांक है 15 मार्च, ठीक। नगद जमा कर रहा है कितना, 600, शेष अकाउंट कितना, टोटल बैलेंस 600 रुपये। उसी प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे तो देखिए 18 मार्च को 400 रुपये फिर जमा कर रहा है, फिर से 18 मार्च लिखना है, नगद जमा किया कितना, 400, तो 600 यहाँ पर जमा, 600 रुपये था अकाउंट में, 400 और जमा कर दिया, कितना हो चुका है, 1000 रुपये हो चुका है। तो ऐसा करके आपको सबसे पहले टेबल बना लेना है। अब टेबल बनाने के बाद क्या करना होता है उसको आपको अच्छे से पता है जी। टेबल बनाने के बाद कैलकुलेशन सॉल्यूशन तैयार करेंगे। सॉल्यूशन तैयार करने के लिए 3 कॉलम चाहिए। पहले कॉलम में माह को लिखना है, दूसरे कॉलम में माह के 10 तारीख से लेकर के अंतिम तारीख के बीच में जो भी न्यूनतम शेष राशि होगी उसको लिखना है, और तीसरा कॉलम रहेगा 10 के गुणक में राशि लिखा जाएगा। चलिए यहाँ पर अब सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका कैलकुलेशन, मार्च माह से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मार्च लिख दूँ। ठीक है, अब मार्च महीने में कौन सी राशि पर ब्याज बनेगा, देखिए 15 मार्च को बैंक जा रहा है और कितना जमा कर रहा है, 600 जमा कर रहा है, तो 10 तारीख के बाद जमा कर रहा है तो ब्याज नहीं मिलेगा। तो इसके पहले क्या था, मार्च मतलब फरवरी महीने में क्या था, इसका रिकॉर्ड दिया नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, शून्य लिखना पड़ेगा। यहाँ पर शून्य क्यों, 10 तारीख के बाद जमा हुआ है, लिख सकता हूँ ऐसा, 10 तारीख के बाद जमा हुआ है, 10 तारीख के बाद जमा हुआ है, उसके पहले जमा होता तो ब्याज मिलता। तो मार्च महीने में बिल्कुल ब्याज नहीं मिलेगा। मार्च महीने में जो भी राशि जमा हुआ है उसका ब्याज मुझे अगले महीने मिलेगा, मतलब अप्रैल माह में मिलेगा। तो मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आ जाएगा। तो अप्रैल माह में कौन सी राशि पर, देखिए 15 मार्च हो गया 600 जमा किया, 18 मार्च को गया 400 जमा किया, बैलेंस हो चुका है 1000 रुपये। 27 मार्च को जा रहा है 300 निकाल रहा है, कितना हो चुका बैलेंस, फिर से 1000 में 300 निकाल लिया तो 700 हो चुका है। अब 6 अप्रैल को जा रहा है, 6 अप्रैल को कितना जमा कर रहा है, 500 जमा कर रहा है, तो कितना बैलेंस हो चुका है, 1200। ये 1200 इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि 10 अप्रैल के पहले जमा कर रहा है। आगे सुनिए, 18 अप्रैल को जा रहा है और 1000 फिर जमा कर रहा है, लेकिन ये 18 अप्रैल वाला जमा किया गया राशि अप्रैल माह में ब्याज नहीं बनाएगा, ये अगले महीने ब्याज देगा, ठीक, इस महीने ब्याज नहीं, क्यों, 10 के बाद जमा किए हैं। तो अप्रैल महीने में जो है जमा करने के बाद 10 तारीख के पहले जो जमा किए थे वो है कितना, 1200, और 10 तारीख और अंतिम माह के बीच में जो न्यूनतम राशि कौन सा है, यही 1200 होगा। तो आप क्या करोगे, कौन से राशि पर ब्याज मिलेगा, 1200 पर ब्याज मिलेगा। आगे बढ़ रहा हूँ, मार्च अप्रैल, उसके बाद क्या आएगा, मई आएगा। तो देखिए मई, ये जो 18 अप्रैल को जो जमा था ना 1000 रुपये, इस पर ब्याज मुझे अप्रैल में नहीं मिला है, मतलब इस पर ब्याज मुझे मई में मिलने वाला है। तो ये 1200 था, 1000 जमा करोगे कितना हो जाएगा, 2200 हो जाएगा। अब आगे देखिए महीना, ठीक है, अब मई में जो जमा हो रहा है यहाँ पर देखेंगे, मई में 400 नगद जमा करके आया है, कितना जमा किया है, 2600 जमा किया है, ठीक, 2600 जमा किया है। और यहाँ पर फिर मई में गया और 400 जमा किया, 2600 हो गया। अब इस 2600 रुपये में से 300 रुपये निकाल लिया, कितना बचेगा जी, 2300 बचेगा, कितना बचेगा, 2300 बचेगा। तो ये देखिए, ये है हमारा मई महीने का अमाउंट। कौन सा राशि न्यूनतम है उसको देख लीजिए, 2200 है, 2600 और 2300, तो 2200 रुपये न्यूनतम है, तो इसलिए 2200 रुपये पर क्या होगा, यहाँ पर ब्याज बनेगा। मार्च अप्रैल मई, उसके बाद क्या लेंगे जी, जून, ठीक है। जून महीना देखिए 10 जून को जा रहा है, कितना जमा किया है, 600 जमा किया है, और कितना हो चुका है, 2900 हो चुका है। 10 जून को जमा है, ब्याज कैलकुलेट होगा, ठीक, 10 जून। अब जून महीने में और कहीं पर है क्या, नहीं है, तो जून महीने का एक ही अमाउंट है, और चूंकि ये 10 तारीख के पहले जमा है, 10 तारीख के दिन जमा है, तो शामिल करेंगे। तो जून महीने में क्या होगा, 2900 रुपये पर यहाँ पर क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। जुलाई माह के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जुलाई माह में 800 जमा है, कितना हो गया, 2100। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जुलाई में खाता बंद कर रहा है, तो जिस माह में खाता बंद करता है ना, उस महीने में ब्याज नहीं मिलता।
तो यहाँ पर क्या मिलेंगे 0, क्योंकि खाता बंद हो रहा है, खाता बंद हो रहा है। अगर खाता बंद होगा तो पैसा नहीं मिलेगा उस महीने। तो मार्च में टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 0, अप्रैल में कितना आ चुका 1200, मई में कितना आ चुका है 2200, और इसमें कितना आ चुका है 2900, और ये यहाँ पर कितना 0। तो ये कितना हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो 6300, और ये क्या होगा जी, यही मूलधन होगा। तो मुझे मूलधन कितना मिल गया, मूलधन आ चुका है हमारे पास 6300 रुपये। दर का मान, आर का मान दिया है कितना 4% के हिसाब से, और समय का कितना लिखेंगे, समय हर महीने मूलधन बदला है, तो 1 माह मतलब 1/12 वर्ष। तो यहाँ पर ब्याज निकालना है मुझे, तो ब्याज लिखेंगे क्या, मूलधन 6300 रुपये, दर का मान 4%, समय 1/12, गुणित कितना लिखने वाला हूँ 100, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा 21 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे आप एक लाइन में ना, जुलाई के अंत में उसे 21 रुपया ब्याज मिलेगा, 21 रुपया ब्याज मिलेगा। ठीक, तो ये तो था आपका बचत खाता से संबंधित प्रश्न। आपको इसी हिसाब से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझे बतला सकते हैं। ठीक है जी, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करूँगा, बचत खाता हो चुका है, दोनों को एक साथ लेके चलूँगा, सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता। अब यहाँ पर सुनिए, अगर आप 10th क्लास की बुक से पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेंस का सिलेबस क्या है, किसी एक पर्टिकुलर बुक से कवर नहीं हो रहा है। अगर आप कुछ टॉपिक हैं, जैसे वाणिज्य गणित हो गया, टैक्सेशन के बारे में हो गया, माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में हो गया, है ना, वैदिक गणित हो गया, तो इनके लिए आपको 10वीं का बुक पढ़ना पड़ेगा। उसी के लिए यदि आप प्रायिकता की तैयारी कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ पर 10 के बुक से कवर नहीं होगा। उसके लिए आपको 11 की बुक उठाना पड़ेगा। ठीक, 11 क्लास की बुक उठाना पड़ेगा, सीजी बोर्ड का या फिर जैसा भी चाहेंगे। उसी प्रकार से व्यवहारिक गणित, जिसमें लाभ हानि, प्रतिशत, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, ठीक, औसत, अनुपात, समानुपात, इनको अगर पढ़ना है तो आपको एप्टीट्यूड उठाना पड़ेगा, जो कि आर एस अग्रवाल या फिर एस डी यादव के बुक से मिलेगा। उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन यदि आपको लेना है तो या तो आप दीपक कुमार के बुक रखे होंगे या फिर आप कोई भी केपीसी वगैरह कोई भी रीजनिंग का बुक। तो देखिए 4-5 बुक को मिला करके आपका मेंस का टॉपिक या फिर सिलेबस कंप्लीट होगा। और उसमें कितने मार्क्स मिलेंगे आपको, टोटल 50 नंबर। एकदम इंपॉर्टेंट है यार, 50 में आप आराम के साथ 40+ स्कोर एकदम बिंदास कर सकते हो, थोड़ा सा भी अगर आपने एफर्ट डाला तो। ठीक, तो अगर ये 10 प्रकार से बुक अगर आपको नहीं खोजना है, तो अगर आपको समझ में आता है तो देखिए ये हमारे आर्यभट्ट मैथ्स पब्लिकेशन द्वारा ये बुक निकाला हूँ। ठीक, अभी ये मुख्य परीक्षा के लिए एकदम इम्पॉर्टेंट है, और मुख्य परीक्षा में जो भी सिलेबस है एकदम सिलेबस वाइज इसमें मैं कंटेंट डाला हूँ, प्लस जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन है। देखिए पीएससी तो होना 2012 से हुआ है, लेकिन सिलेबस चेंज हुआ है 2017 में। तो जो 17 के बाद जो सिलेबस अभी भी बरकरार है, जो पहले था और जो अभी भी है, उससे जितना भी क्वेश्चन अब तक पूछा गया है 2012 से लेकर के 2020 तक के पीएससी तक, 19 तक के पीएससी तक, तो वहाँ तक के सारे क्वेश्चन का यहाँ पर पुट विथ डिटेल सॉल्यूशन मैं यहाँ पर डाला हूँ ना। हर टॉपिक के पीछे में आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन है। तो ये आप चाहोगे तो कोई भी मार्केट से आप परचेस कर, मतलब कहीं कोई बुक डिपो में परचेस कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट है इसमें, है ना, आप देख लीजिएगा। ओके, तो मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बेसिस पर आगे अगर लेक्चर को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में एक बार बताइएगा कि इसके आगे मैं बताऊं कि नहीं बताऊं, क्योंकि मेन टॉपिक है उन्हीं के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जैसे कि माध्य माध्यिका बहुलक प्रॉब्लम होता है, वहाँ पर आप देखेंगे 2017 में जो क्वेश्चन आया था बहुत ही टफ क्वेश्चन था, मान के चलो। तो मैं कठिन ही सिलेबस को यहाँ पर डिस्कस करूँगा जी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के थ्रू बताइए कि कैसा रहा, कॉन्सेप्ट कहीं पर दिक्कत तो नहीं हुआ, और अगर होगा तो मुझे आप लोग स्पेशल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर मैं अपना आज का क्लास विराम कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचत खाता और नेक्स्ट क्लास में सावधि जमा खाता और रिकरिंग अकाउंट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और उनसे आए हुए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए बचत खाता से अभी तक एक भी प्रश्न नहीं आया है, इसलिए मैं एग्जाम के यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं किया हूँ। अगर आता है तो जरूर करेंगे, नहीं तो फिर इतना ही आप 2 एग्जाम्पल ही करके जा रहे हो तो भी आपको पूरा क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय बाय।